अभी हमको गोल्ड नंबर के बारे में सीखना है, पूरा सीखना है और अच्छी तरह से सीखना है। टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझा जाता है। अगर हमें गोल्ड नंबर सीखना है तो गोल्ड नंबर सीखने के तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। गोल्ड नंबर अगर आपको सीखना है तो आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। पहला, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। दूसरा, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। और तीसरा आपको पता होना चाहिए बच्चे, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होते हैं। अगर ये तीनों बातें आप सीखे हुए हैं तो बेहतर है। यू विल लर्न गोल्ड नंबर इन ए सिंपल मैनर। नहीं है तो बस 2 मिनट का आप ध्यान दो यहां पे। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होते हैं, इसको मैंने लेक्चर नंबर 15 में आपको सिखाया है। उस लेक्चर का लास्ट 5 मिनट्स आप देख लेंगे, आपके काम आ जाएगा एंड वी कैन गो अहेड विद द न्यू टॉपिक। और अगर आप यही सीखना चाहते हैं तो मैं आपको समझा सकता हूं कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में डीपीडीएम का नेचर सेम होता है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में डीपीडीएम का नेचर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल है स्टार्च सॉल्यूशन। व्हाट सॉल्यूशन? स्टार्च सॉल्यूशन। अगर हम बात करें तो जिलेटिन का सॉल्यूशन, प्रोटीन इसको बोल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है यहां पे। What is the example of lyophobic colloidal solutions? Example of lyophobic colloidal solution is milk. Best example is milk. अगर और आप जानते हैं तो आपको पता है मिसेल, MICELLE, मिसेल. This is example of lyophobic colloidal solution, and this one is the example of lyophobic colloidal solution. It's gelatin, GELATIN. Out of lyophilic and lyophobic colloidal solutions, lyophilic colloidal solutions are more stable in comparison to lyophobic colloidal solutions. Lyophobic colloidal solutions are less stable. So we use lyophilic colloidal solutions to protect lyophobic colloidal solution. We use lyophilic colloidal solution to protect lyophobic colloidal solutions. लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लायोफोबिक की कम होती है। इसलिए हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को फोबिक सॉल्यूशन में डाल के फोबिक सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि भैया गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। यानी ये अगर ज्यादा स्टेबल सॉल्यूशन होता है और यही इसी सॉल्यूशन की मदद से हम लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करते हैं, तो मेरे भाई लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को ही प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बोलते हैं। यानी प्रोटेक्टिव कोलाइड्स आर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, गॉट द पॉइंट? सी, अब अगर हम गोल्ड नंबर पे अपने स्टडीज को कंप्लीट फोकस करें तो थोड़े से स्टेप्स हैं, मैं उसको समझाना चाहता हूं, आप उसको देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टेकन इज, वी हैव टेकन 10 ml गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। वी हैव टेकन 10 ml गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। इस गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन को हमने कैसे बनाया, मैं ये भी आपको सिखा सकता हूं, आप इसको ध्यान से समझिए। एक कंटेनर लिया और कंटेनर में हमने गोल्ड के एटम्स, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, पहले गोल्ड के एटम पे ही हम फोकस करके अपनी बात करते हैं। तो गोल्ड के एटम्स, एटॉमिक साइज इज ऑब्वियसली इट इज टू स्मॉलर। तो गोल्ड के एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। पहला तो काम ये होता है कि गोल्ड के छोटे छोटे एटम्स आपस में जुड़ के जब बड़े साइज में कन्वर्ट होते हैं, जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, तभी हम उनको कोलाइड्स बोलते हैं।
फिर से बोलूं तो गोल्ड के एटम छोटे होते हैं, वो छोटे छोटे एटम जब आपस में जुड़ जुड़ के बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, तभी हम उनको कोलॉइड्स बोलते हैं, तभी हम उनको कोलॉइड्स बोलते हैं। अब अगर इन पार्टिकल्स को, इन कोलॉइड पार्टिकल्स को मैं एक और बना देता हूं, यहाँ पे छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स हैं जो आपस में जुड़ के बड़े पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट हो रहे हैं, जब उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो रहा है, तब हम इसको कह रहे हैं कि ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ये कोलॉइड्स हैं। अब इन कोलॉइडल पार्टिकल्स को नॉर्मल पानी में मैं इसको अगर हम डाल दें, इसको पानी में इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करें, तो क्या ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा? यार ऑलरेडी इनकी साइज बड़ी बड़ी है, तो ये आपस में चिपकना शुरू कर देंगे, ये आपस में पास पास आना शुरू कर देंगे, एंड दे विल सिंपली सेटल डाउन एट द बॉटम। पानी कुछ नहीं कर पाएगा यहां पे। अगर इन बड़े बड़े गोल्ड के कोलॉइडल पार्टिकल्स को पानी में डिस्पर्स करना है, तो मैं एक तरीका समझा सकता हूं आपको, और वो ये तरीका है कि गोल्ड के पार्टिकल्स को पानी में डालने के साथ साथ आप कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। दैट इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एनीथिंग। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाना है, तो गोल्ड के पार्टिकल्स को डालने के साथ साथ आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी डालना पड़ेगा। से दैट इलेक्ट्रोलाइट इज सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। तो अब जब इसको हम पानी में डालेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि इट इज ए आयनिक कंपोनेंट, और ये पानी में जाते ही ये सिल्वर कैटायनिक पार्ट में और नाइट्रेट एनायनिक पार्ट में टूट जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी है, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी है, एडजॉर्प्शन थ्योरी, तो इस थ्योरी में आपको समझाया जाता है कि अब सिल्वर और नाइट्रेट की अपनी मर्जी, भाई कौन किससे ज्यादा प्यार करेगा वो कोई सिंगल पर्सन डिसाइड कैसे कर सकता है। तो अब यहां पे क्या है, सिल्वर और नाइट्रेट का अपना प्रेफरेंस होता है। सिल्वर इस गोल्ड के पार्टिकल को ज्यादा प्यार करेगा या नाइट्रेट करेगा, इट्स ऑन चॉइस, ये खुद का इनका अपना चॉइस है। तो अक्सर करके अमूमन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि गोल्ड के कोलॉइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ नाइट्रेट आयन प्रिफरेबली एडजॉर्ब हो जाता है। कौन सा आयन एडजॉर्ब होता है? नाइट्रेट आयन एडजॉर्ब होता है। तो यहां पे इसको मैंने सिंबॉलिकली बता रखा है, मैंने यहां पे लिया है 10 ml गोल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो यहां पे मैंने ये बड़े बड़े गोल्ड के कोलॉइडल पार्टिकल्स को दिखा रखे हैं, और उस गोल्ड के कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है। नेगेटिव चार्ज was simply acquired due to the preferential adsorption of nitrate ion over the colloidal particles at the surface of colloidal particles. What about this silver ion? सर ये सिल्वर आयन भी होंगे, लेकिन सिल्वर आयन पानी में डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स रहेंगे, ये कहीं एक किसी के सरफेस पे जाके चिपके हुए नहीं होंगे। तो दिस इज होल ऑल थिंग अबाउट द गोल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशंस। So you can say that gold colloidal solutions are lyophobic colloidal solutions in which gold colloidal particles are negatively charged. अब इस 10 ml गोल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जरूर आप उसका जवाब देंगे। इस गोल्ड की 10 ml गोल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशंस में हमने नमक डाल दिया। हमने क्या डाला? नमक। ऑब्वियसली नमक डाला मतलब यहां पे सोडियम आयन गया और क्या गया? क्लोराइड आयन गया। पानी में तो टूट जाएगा ना सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। तो अब हमने इस गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन में नमक डाल दिया। जैसे ही हम नमक डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि Na सोडियम आयन जो होगा, सोडियम आयन जो होगा, सोडियम आयन जो होगा वो इस नेगेटिव के साथ इंटरैक्ट करेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस गोल्ड कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज से ये इस NaCl के सोडियम आयन इंटरैक्ट करेंगे और इस तरह से इसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यहां का क्लोराइड आयन जो है दैट विल इंटरैक्ट विद द सिल्वर आयन व्हिच इज प्रेजेंट इन द डिस्पर्सन मीडियम ऑफ दिस aqueous gold salt, aqueous gold colloidal solution।
तो अब क्लोराइड आयन ने सिल्वर को प्रेसिपिटेट कर दिया, सोडियम आयन ने इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब ये गोल्ड के सारे पार्टिकल्स आपस में न्यूट्रल हो गए, और न्यूट्रल जैसे ही हो जाएंगे तो ऑब्वियसली they will precipitate out. So whenever we put NaCl or any electrolyte into the negatively charged gold aqueous colloidal solution, the solution precipitates out. हमें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने ही बता दिया, और आपने भी अपने दिमाग से, आप भी अपने दिमाग से वहां तक गए। तो समझ में आता है कि ठीक है सर, ये तो गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोलाइट पुट किया और वो प्रेसिपिटेट हो गया, दैट वी अंडरस्टूड। दूसरा केस जो आपको समझना होता है वो ये होता है, अगर इसी गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन को हमें प्रेसिपिटेट होने से बचाना है, इफ आई डोंट वांट कि गोल्ड सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो नमक के डालने से भी, I just want to protect this gold salt from precipitation, from coagulation. तो मेरे पास एक ही चारा है, और वो ये है कि यहां पे मैं कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स डाल दूं, कुछ लायोफिलिक कोलाइड्स डाल दूं, कुछ स्टार्च के, लायोफिलिक का एग्जांपल आपने देखा ना, स्टार्च जिलेटिन सॉल्यूशन। तो अगर मैं कुछ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस इसमें डाल दूंगा, तो वो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस का क्या काम होगा? अगर मैं चाहता हूं कि गोल्ड सॉल्ट प्रेसिपिटेट ना करे, अगर मैं गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, तो मेरे पास कौन सा चारा है? अब ये मत करना कि लालू वाला है, वो लालू खा गए उसको। एक ही है कि अब हम इसमें लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस को पुट कर दें। अगर हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस को यहां पे डाल देंगे, तो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन चार्ज के साथ साथ चार्ज के ही अगल बगल कहीं ये एक और प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगी, और बेहतरीन लेयर बना लेगी। मतलब अब यहाँ पे ये गोल्ड के जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये अपने पास चार्ज भी रखे हुए हैं, और इसके ऊपर एक और, इसके सरफेस पे एक और थिक लेयर बन गई है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की, जिसकी वजह से ये अब ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये दोनों पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स अब पास नहीं आ पाएंगे किसी भी कीमत पे, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएंगे, कोगुलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात भी समझ में आ गई कि अगर हम गोल्ड सॉल्ट को प्रेसिपिटेट होने से रोकना चाहते हैं, तो उसमें हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स को डाल दें। ठीक है भाई, डाल दिया हमने, बट सर हमारे पास प्रोटेक्टिव कोलाइड्स नंबर ऑफ हैं, वी हैव चॉइसेस कि हम इसमें स्टार्च डालें, हम इसमें जिलेटिन डालें, हम इसमें प्रोटीन डालें, भी हम गम का सॉल्यूशन भी जो है उसको हम इस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, पानी में इजीली घुल जाता है। तो वी हैव नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ दिस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, लायोफिलिक कोलाइड्स, और उन नंबर ऑफ चॉइसेस में कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड अच्छा है, कौन सा लायोफिलिक कोलाइड्स अच्छा है। लायोफिलिक प्रोटेक्टिव एक ही बात है ना, कौन सा अच्छा है, इस बात को सीखना है हमको। तो अब हमने क्या किया कि भाई हमने स्टार्च को देखा, हमने जब इसको स्टार्च पुट किया तो पता चला कि स्टार्च का 10 ग्राम ही लगा, ठीक। फिर हमने जिलेटिन का सॉल्यूशन पुट किया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि ये प्रेसिपिटेट ना हो, तो पता चला जिलेटिन का हमें 20 ग्राम लेना पड़ा। तो आप मुझे बताएंगे कि स्टार्च, ये स्टार्च मैंने स्टार्च के बारे में बताया था और ये जिलेटिन के बारे में बताया था, तो आप मुझे सोच के बताएंगे कि 10 ग्राम स्टार्च लगा है इसको प्रोटेक्ट करने में, तो स्टार्च ज्यादा अच्छा है, या 20 ग्राम जिलेटिन लगा है तो जिलेटिन ज्यादा अच्छा है? सोच के देखो। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। Which one? सर यहां पे 10 ग्राम में काम चल जा रहा है, 10 ग्राम में इसको बढ़िया से प्रोटेक्ट कर ले रहा है, NaCl कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है इसका, कम में काम चल जा रहा है, सर यही बेहतरीन होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे इसको लिया हूं। सो इस बात को समझाने के लिए कि किस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रोटेक्टिव पावर कितना ज्यादा है, उसी प्रोटेक्टिव पावर को, यानी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स अगर एक ही हैं, तो हर एक प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के पास पावर होती है इस तरह के सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस पावर को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव पावर। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव पावर।
that protective power of the colloidal solution, lyophilic colloidal solutions or protective colloids is measured in term of gold number. फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. The protective power of lyophilic colloidal solutions, which is also known as protective colloids, are measured in term of gold number. Are measured in term of gold number. Now we can see the definition of gold number. What is the definition of gold number? This is very important. Listen. You must remember it. There is no any other way to go around. You have to learn it. What is gold number? Proper definition is there. So how can you define this gold number? See, you have to do nothing. You have to remind these three pictures in your mind only. You have to remind these three pictures in your mind only. If you remind this, you will always remind gold number. See, what is gold number? Milligrams of protective colloids, not gram in fact, milligram. Milligram is important, that's why I have focused over here. Milligrams of protective colloid required to prevent coagulation of gold colloidal solution. अगर आप इतना भी लिखते हो, not unfair, it's good. The milligram of protective colloid required to prevent coagulation of gold salt. And if you are a genius, if you want to go ahead with more, then listen, the milligrams of protective colloid which is required to protect 10 ml of gold salt from precipitation or coagulation by 1 ml 10% aqueous NaCl solution. Again I am saying, just listen. Milligrams of protective colloid required to prevent coagulation of 10 ml of gold salt from 1 ml 10% aqueous NaCl solution. Milligrams of protective colloid required to prevent coagulation of 10 ml of gold salt when 1 ml 10% NaCl is added to it. अगर इसमें आप 1 ml 10% NaCl ऐड कर दे तो ये precipitate नहीं होगा. Hope you understand. You just remember milligrams. Milligrams of protective colloid required to prevent coagulation of gold salt. और बाकी सारा जो कंटेनर है, बाकी सारे जो कंटेंट हैं, उसको अपने कंटेनर में, इस वाले कंटेनर में रख लो. 10 ml gold salt, 1 ml 10% aqueous NaCl. Hope you understand clearly. इसके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया, then you have done with this topic. एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पे लेके आया हूं. अगर मैं आपसे कहूं कि सर 10 ग्राम स्टार्च इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, पूरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, 10 ग्राम ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन was required to prevent coagulation of 10 ml of gold salt from 1 ml 10% aqueous NaCl solution. Then what will be the gold number? क्वेश्चन क्या? बैक जाके फिर से क्वेश्चन को चलो मैं बोल देता हूं. अगर 10 ml गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए 10 ग्राम स्टार्च सॉल्यूशन लगा, तो बताओ 10 उस स्टार्च सॉल्यूशन का गोल्ड नंबर क्या होगा? 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दिस सॉल्यूशन 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोलाइट, अगर 10 ग्राम स्टार्च लगा तो बताओ गोल्ड नंबर क्या होगा? कैन यू प्लीज टेल? ओके, द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मिलीग्राम्स. अगर 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 10 ग्राम स्टार्च लग रहा है,
तो उसी 10 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर ले मेरे भाई। और अगर 10 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10 ग्राम मिलीग्राम में कन्वर्ट नहीं करना आता तो वो भी सुन ले। हमने क्या किया, मिली को ऊपर से मिली को नीचे से डिवाइड कर दिया, मिली बाय मिली। मिली का मतलब आपको पता है, मिली सिंपली डिनोट्स व्हाट, 10 की पावर -3। सो यहां पे हमने क्या किया, 10 ग्राम फिर मिली अपॉन 10 की पावर -3 कर दिया। इस मिली को ग्राम के साथ हम लिखने लग गए क्योंकि मिली तो प्रीफिक्स है। तो ये हो गया आपका 10 मिलीग्राम अपॉन 10 की पावर -3। और इसको आपने सही कर लिया तो ये हो गया 10 की पावर 4 मिलीग्राम। मिलीग्राम को हटा दीजिए बिकॉज डेफिनेशन ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ मिलीग्राम। सो द गोल्ड नंबर विल बी व्हाट, 10 की पावर 4। द गोल्ड नंबर विल बी व्हाट, 10 की पावर 4। ऐसे ही अगर कोई प्रोटेक्टिव कोलाइड है, उसका 20 ग्राम लग रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका गोल्ड नंबर क्या होगा, उसको भी मिली में कन्वर्ट करो। मिली में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यहां पे आप मिलीग्राम लिखो और यहां पे 10 की पावर -3 करो, ऊपर जाएगा तो 2 × 10 की पावर क्या जाएगा, 4। दिस विल बी द गोल्ड नंबर। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोल्ड नंबर। कैन यू रिमाइंड? Milligrams of protective colloid required to prevent coagulation of 10 ml of gold salt when 1 ml 10% aqueous NaCl is added to it. One of the most important question which usually asked in the exam is, what is the relation between gold number and protective power? जिस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रोटेक्टिव पावर जितना ज्यादा होगा, प्रोटेक्टिव पावर जितना ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना? जिस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रोटेक्टिव पावर जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उसकी उतनी ही कम मात्रा लगेगी ना प्रोटेक्ट करने में। मिलीग्राम्स विल बी लेसर ना, मोर द प्रोटेक्टिव पावर लेसर विल बी द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ना। कम में ज्यादा काम हो जाएगा भाई। तो इफ द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज मोर, then obviously it will require lesser amount of that colloid, and if amount will be lesser then obviously milligrams will be lesser, when milligrams will be lesser then gold number will be lesser। तो आप एक रिलेशन हमेशा के लिए याद रखेंगे मेरे भाई बहन भी है तो, कि गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। ध्यान रखना, प्रोटेक्टिव पावर, प्रोटेक्टिव पावर, प्रोटेक्टिव पावर। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन गोल्ड नंबर एंड प्रोटेक्टिव पावर? यू अंडरस्टूड कंप्लीटली? ओके, दिस इज इट। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द गोल्ड नंबर। आई मस्ट से यू, गोल्ड नंबर is the parameter by which we determine the protective power of the colloids. Gold number is defined as milligrams of protective colloid required to prevent coagulation of 10 ml of gold salt from 1 ml 10% aqueous NaCl solution. Gold number doesn't have any unit. It is simply represented in the number. And gold number is inversely proportional to protective power. Gold number is inversely proportional to protective power. Keep it in your mind. Gold number is inversely proportional to protective power. That's it. Thank you. This is Praveen signing out. Until we meet.